और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, आज बहुत बड़ा दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ में थे, लेकिन तलवार वाली साजिश तो तांडव होगा, पीएम मोदी ने यह भी बता दिया। देखिए, जब पीएम मोदी सोमनाथ पहुंचे, तस्वीर थी, उनके हाथ में डमरू था और चारों तरफ डमरू की गूंज हो रही थी। प्रधानमंत्री फिर सोमनाथ मंदिर परिसर तक पहुंचे तो वहां देखिए जरा, पीएम ने खुद ड्रम बजाना शुरू कर दिया। सोमनाथ के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में थे। मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी का वहां स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में पूजा की, वो सोमनाथ जिसे कई बार आक्रांताओं ने तोड़ा है। उसी तरह देश की नजर, देश पर आक्रांताओं के अलावा दुश्मनों की और आतंकियों की नजर भी रहती है। हिंदुस्तान पर वार करने की साजिश और कोशिश करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वन्तु वाग्भूषत्तनो दिव्यासे महिदेवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरा नक्षत्रा जरसन्तानो नाम पुत्राको जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए। ये सिर्फ मोदी के हुंकार नहीं, देश का ऐलान है कि सोमनाथ का मंदिर हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना, इसे तोड़ने या बांटने की हिमाकत अब कोई नहीं कर सकता। विदेशी तलवार हो या तकनीक वाली कोई साजिश, भगवान शंकर के त्रिशूल की तरह देश हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। हमें ज्यादा सावधान रहना है। शिव के डमरू की तरह भारत की तरक्की और ताकत की गूंज चारों दिशाओं में गूंज रही है। कई दुश्मनों में सीधे मुकाबले की हिम्मत नहीं, तो मसूद अजहर जैसे पाकिस्तानी आतंकी घात लगाकर कायर हमले का प्लान बना रहे हैं। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है। तो देश भी शंकर भगवान की तरह जरूरत पड़ने पर रौद्र रूप और तांडव भी दिखाने को तैयार है। अब देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बांटने वालों पर हमला किया है। क्या कह रहे हैं पीएम? गुजरात के सोमनाथ से पीएम मोदी ने देश तोड़ने वालों पर अटैक किया। मोदी ने कहा, सोमनाथ को तोड़ने वाले इतिहास के पन्नों में सिमट गए हैं आज, और सोमनाथ मंदिर आज भी समंदर के किनारे स्वाभिमान से खड़ा है। गजनवी से लेकर खिलजी तक सोमनाथ को नष्ट करने के प्रयास हुए। कई सदियों से इसी तरह भारत को भी खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन ना तो भारत खत्म हुआ और ना ही सोमनाथ मंदिर खत्म हुआ। जब आक्रांता हमला कर रहे थे, तब उन्हें लग रहा था
कि तलवार से जीत लेंगे। मजहबी कट्टरपंथी नहीं समझ पाए कि इसके नाम में ही सोम यानी अमृत है, मतलब जहर को पीकर भी यानी मुश्किल झेल कर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है, जो बताता है कि लोगों का दिल कभी तलवार की नोक से नहीं जीता जा सकता। आज तलवार की बजाय अन्य तरीके से देश के खिलाफ साजिश हो रही है। क्या मोदी का इशारा पाकिस्तान जैसे आतंक फैला रहे देशों की ओर था? क्या मोदी का इशारा उस बांग्लादेश पर भी था जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है? मोदी ने तलवार के बहाने उन पर भी निशाना साधा जो देश के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। ऐसी ताकतों से सावधान रहना है जो हमें बांटने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आज हर देशवासी के मन में विकसित भारत को लेकर पूरा भरोसा है, इसलिए हमें खुद को शक्तिशाली बनाना होता ताकि बांटने वाली ताकतों से को हम हरा सकें। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस डर की बात कर रहे हैं वो आखिर क्या है? वो उस वक्त के संदर्भ में अलग था और आज के संदर्भ में वो अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त सोमनाथ के लिए पहुंचे, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना चाह रहे हैं कि आक्रांता सोमनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाने आए, लेकिन अभी भी उस तरह के आक्रांता हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ के इस मंदिर को 17 बार लूटा गया। 1000 साल पहले गजनवी ने पहला हमला किया, मूर्ति तोड़ी और खजाना लूटा। दावा है गजनवी अपने साथ 1600 किलो सोना यहां से लूट कर ले गया। अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब ने भी मंदिर तोड़ा और लूटपाट की, लेकिन हर बार टूटने के बाद मंदिर और भव्य बनकर तैयार कराया जाता रहा। आजादी के बाद सरदार पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। आजादी के बाद गांधी जी की सलाह पर जनता के दान से सोमनाथ मंदिर फिर से बनाया गया और 1951 में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। आज सोमनाथ मंदिर आस्था के साथ धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा भक्त आते हैं और अरबों का दान करते हैं यहां का। गुजरात के सोमनाथ को शिव जी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हिंदुओं के मशहूर वेद पुराण और ग्रंथों तक में इसका जिक्र है। मान्यता है कि चंद्रमा ने खुद मिट्टी के शिवलिंग बनाकर यहां पूजा की थी। कहते हैं तभी से यहां सोमनाथ के नाम से ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया है। अरब सागर के किनारे है, पर समुद्र की लहरें गर्भगृह को कभी नहीं छूती हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से समंदर कभी सीमा नहीं लांघता है। सुनिए अब इस पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। एक तरफ हमारे वो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि सोमनाथ में जाकर के 72 घंटे का अनवरत साधना कर रहे हैं। एक तरफ वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में माननीय राष्ट्रपति तक को जाने से रोका, और दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री हैं जो कि स्वयं साधना करने के लिए वो स्वयं
वहाँ सोमनाथ गए हैं। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर। सनातनियों का यहाँ तो बहुत शोर मचा के रखते हो, जहां सनातन के ऊपर असल खतरा है वहां तुम खामोशी इख्तियार किए हुए हो। तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, आप खामोश हो। 11 वर्ष करीब करीब 1000 वर्ष का जो इतिहास रहा है, इसकी गौरव गाथा, इसकी गौरव यात्रा ये पूरे देश में धूमधाम से मनाई ही जानी चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई प्रपंच नहीं होना चाहिए। ये तो महादेव की ऐसी लीला है जिसमें हम सबको रच और बस जाना चाहिए। मंदिर बन गया तो अच्छा बात है। हम भी एगो भोले बाबा का मंदिर बनाने जा रहे हैं बहुत जल्द। वो बता दिया जाएगा कहाँ बनाएंगे हम। तो सियासतदानों को आप सुन रहे थे। अब सवाल यह है, 1000 साल पहले भी आक्रांताओं से देश को खतरा था और आज आतंकियों से देश को खतरा है, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर हाफिज सईद। पिछले दिनों आपको याद होगा देश की राजधानी दिल्ली में आत्मघाती हमला हुआ, एक सुइसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उमर आत्मघाती था, जो आया गाड़ी में बम था और गाड़ी में धमाका हो गया। इसी तरह के हजारों आत्मघाती मसूद अजहर ने तैयार कर लिए। मसूद अजहर का वो बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि हजारों तैयार बैठे हैं शहादत के लिए, इसे शहादत का नाम दे रहा है। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह। अब सोचिए जरा, वो कह रहा है तादाद बता दूं तो हंगामा हो जाएगा। क्या मसूद अजहर ने वाकई इतने फिदाइन तैयार कर लिए? जैश सरगना और खूंखार आतंकी मसूद अजहर ने यह बड़ी साजिश रची है। वो भारत में हमले के लिए फिदाइन यानी आत्मघाती हमलावर बना रहा है। 2 महीने पहले जैसे दिल्ली में उमर नबी ने आत्मघाती धमाका किया था, मसूद अजहर ऐसे हजारों फिदाइन आतंकियों का दस्ता तैयार कर रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो सामने आया जो मैंने आपको सुनवाया, जिसमें वो कह रहा है उसके पास 1000 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर है। मसूद के ऑडियो से पाकिस्तान और आतंकियों का मंसूबा भी सामने आया। पिछले दिनों एलओसी पर पाकिस्तान के 68 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय होने की खबर थी। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि सैकड़ों आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। इसके बाद बॉर्डर पर भारत के सुरक्षा बलों ने कड़ा ऑपरेशन शुरू किया। घुसपैठ कर रहे 8 से ज्यादा आतंकी मारे गए और 5 नाकाम होकर वापस लौट गए। मसूद और पाकिस्तान आत्मघाती आतंकियों का प्लान बनाने में जुट गए। ऑडियो में मसूद आतंकियों को जिहाद और शहादत के नाम से भड़का रहा है। जानकारों के मुताबिक ऑडियो में मसूद अजहर की बौखलाहट और डर दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आपको याद होगा भारत ने मसूद अजहर के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया। मसूद अजहर के परिवार के 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई और इसके बाद मसूद बार बार ऑडियो के जरिए आतंकियों को भड़काने में लगा हुआ है। कभी धमकी देकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, कभी युवाओं को उकसाता है। 2019 के बाद से मसूद अजहर कभी खुलकर सामने नहीं आया। वो पाकिस्तान में ठिकाने बदल बदल कर छिपता रहता है और इस काम में पाक फौज और ISI तक उसकी मदद करती है। सुनिए जरा मसूद अजहर का वो पूरा बयान सुनिए, अब वो क्या कह रहा है। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते
कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। अब देखिए जरा, मसूद अजहर ने फिदाइन तैयार करे हैं, तो इनके खात्मे के लिए भारत ने फिदाइन को खत्म करने की तैयारी कर ली। ये एंटी फिदाइन ड्रिल हो रही है जम्मू कश्मीर में कि आप फिदाइन भेजो, हम उन्हें यहां ठोक देंगे। से जैसे इस शख्स को निकाला है, इसी तरह फिदाइन पर अटैक होगा और उसको ढेर करेगी सेना। अब देखिए जरा, भैरव बटालियन तैयार कर लिए। यह है भैरव बटालियन, जो पाकिस्तान से आतंकी ड्रोन भेजेगा या पाकिस्तान ड्रोन भेजेगा उसका खात्मा करेगी यह बटालियन। अब आइए आपको बताऊं इस भैरव बटालियन की खासियत क्या है कि दुश्मन भी डरा हुआ है। यह है भैरव बटालियन। 26 जनवरी से पहले भारत को सबसे खतरनाक बटालियन मिली है। जाबाज कमांडो से लैस इस नई बटालियन का नाम है भैरव। सेना की भैरव टुकड़ी भगवान शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है और इसे लाइट कमांडो फोर्स भी कहा जाता है, जो बेहद फुर्तीली और घातक है। खासियत यह है कि भैरव कमांडो आधुनिक युद्ध क्षमता के हिसाब से तैयार किया गया। इन्हें भैरव कमांडोज को हर तरह के ड्रोन चलाने के लिए तैयार किया गया। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह ड्रोन अटैक किया, ऐसे ड्रोन हमलों को यह भैरव बटालियन कुछ सेकंड्स में नाकाम कर देगी। इनके पास AK-203 जैसे हथियार हैं, जो लगभग 1.5 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये दुश्मन के बड़े हथियारों को तबाह करने वाले रॉकेट लॉन्चर्स से भी लैस है। यानी भैरव कमांडो हर तरह के जंगी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। इन्हें खास तौर पर चीन और पाक सीमा पर ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। मतलब देश के दुश्मनों पर हर मोर्चे पर नाकाम करने के लिए तैयार है। ये सुनिए जरा, भैरव कमांडो क्या कह रहे हैं इस बटालियन पर। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। नए मिशन के लिए नए टेक्नोलॉजी और नए वेपन, नए इक्विपमेंट पर काफी स्पेशल ट्रेनिंग की है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक टीम बनकर काम करते हैं। हम घर से दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ हम एक टीम में रहते हैं। भैरव नाम से हमें एक नई पहचान मिली है। एक तरफ अमेरिकी सेना के साथ मुनीर की फौज जंगी अभ्यास कर रही है, पीछे आप देख रहे हैं अमेरिका और पाक के झंडे, और दूसरी ओर लश्कर का आतंकी कमांडर पाक फौज को बेनकाब कर रहा है। हाफिज सईद के डिप्टी सैफुल्लाह कसूरी ने बड़ा खुलासा किया है। कसूरी ने कहा, पाक सेना अपने सैनिकों के जनाजे में हमें बुलाती है, वो नमाज पढ़ने के लिए खुद हमें न्योता देकर बुलाते हैं। कसूरी का यह वायरल वीडियो मुल्तान का बताया जा रहा है। कसूरी को पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। घोषित आतंकी इस वीडियो में स्कूली बच्चों को संबोधित कर रहा है। वीडियो में लश्कर आतंकी सैफुल्लाह भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। सैफुल्लाह ने झूठा दावा किया कि भारत उसकी मौजूदगी से थर्राता है। हाफिज का नंबर 2 यह तक दावा कर रहा है कि भारतीय एजेंसियां उससे डरी हुई हैं। कसूरी ने गीदड़ भभकी देते हुए मोदी और जम्मू कश्मीर पर धमकी दी। का जम्मू कश्मीर की नदियां और बांध उनके कब्जे में होंगे। कसूरी का पाक सैनिक के जनाजे का वीडियो भी वायरल हुआ, जब उसने वजीरिस्तान में सैनिक के जनाजे में नमाज अदा की थी। इससे पहले मई में आतंकियों के जनाजे में भी पाक सेना पहुंची थी। अब ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के 14 करीबी लोग और आतंकी मारे गए थे उस वक्त। और यह जो तस्वीर है, यह अपने आप में हास्यास्पद है।
तो सोचिए, पाकिस्तान में आतंकी मौज की जिंदगी जी रहे हैं और अमेरिका उसी पाकिस्तान को आतंकी के सफाए की ट्रेनिंग दे रहा है। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है? क्या यह वजह है? अमेरिका को क्या मोदी, पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती पसंद नहीं? अमेरिका ये चाहता रहा कि भारत रूस से तेल न खरीदे और भारत रूस से तेल खरीदता रहा। क्या इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई? क्या अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है उसी तरह से? अब मैं आपको बताऊं इसका सच क्या है। दरअसल एक तरफ ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर प्यार और समर्थन जता रहे हैं। इस वक्त अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी पाकिस्तान पहुंची। अफगानिस्तान बॉर्डर पर दोनों देश मिलकर अभ्यास कर रहे हैं और जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती के पीछे खास मकसद है। अमेरिका की चीन रूस से हमेशा दुश्मनी और मुकाबला रहा है। चीन और रूस पर संतुलन साधने के लिए ट्रंप पहले मोदी से दोस्ती बढ़ाते रहे। उन्हें यह लग रहा था कि ऐसा करने पर मोदी रूस चीन से दूर हो जाएंगे, लेकिन जब पुतिन और मोदी की दोस्ती और रिश्ते कमजोर नहीं हुए तो कहा जा रहा है कि ट्रंप मोदी से भी नाराज हो गए और एक पिट्ठू खोजने लगे। दावा है रूस चीन और भारत को साधने के लिए पाक से रिश्ते बढ़ा रहे हैं, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर युद्धाभ्यास का नाटक शुरू हो गया। पेशावर में हो रहा अमेरिका पाक का युद्धाभ्यास 23 जनवरी तक चलेगा। इसमें दिलचस्प यह है कि पाक सेना ने बयान जारी कर कहा है दोनों देशों के युद्धाभ्यास का मकसद आतंक से लड़ना है और आतंक विरोध ऑपरेशन की तैयारी करना है। लेकिन पाक सेना तो खुद आतंकियों को पालती पोसती है। बॉर्डर से घुसपैठ करने के लिए आतंकी सेना आईएसआई की मदद ली जाती है। अब इससे ज्यादा मजाक क्या होगा आपको बताऊं कि वहां ट्रेनिंग दी जा रही है। सोचिए, उस देश में ट्रेनिंग हो रही है जहां खुद ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। आइए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब जुड़ रहे हैं। सहगल साहब, जल्दी से बताइए आखिर क्या है, क्या वजह है कि ये जो दोस्ती और याराना दिख रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान की सेना साथ साथ युद्धाभ्यास कर रही है, इस इश्क के पीछे वजह क्या है? कोई युद्ध अभ्यास जो है कंप्लीटली एक किस्म से फसाड है। अमेरिका साफ तौर पर जानता है कि पाकिस्तान कंगाल है, पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो करप्ट हैं और इनकॉम्पिटेंट हैं, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है हिंदुस्तान को कि अगर आप हमारे सामने झुकोगे नहीं, रशिया के साथ अपने संबंध को बनाए रखोगे, बीजिंग के साथ में और पुतिन के साथ में एक ही टेबल पर बैठोगे और रशिया से पेट्रोल खरीदते रहोगे और हमारे साथ ट्रेड डील में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह या डेयरी फार्म के सामान को नहीं लोगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वो साफ तौर पर यह भी जानता है कि हिंदुस्तान जो है ब्रिक्स में बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, हिंदुस्तान एससीओ में भी जाता है जी। ये अमेरिका को सूट नहीं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सहगल साहब इस बातचीत के लिए। तो आपने देख लिया कि अमेरिका को क्यों पाकिस्तान पसंद आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका क्या एक देश में फिर से अटैक करने वाला है और क्या वो देश ईरान होने वाला है? ईरान पर अटैक का ऑर्डर देंगे ट्रंप। ईरान में हालात क्या है हम आपको पिछले एक हफ्ते से बता रहे हैं। ईरान में सड़कों पर आगजनी हो रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियां फूंक रहे हैं, मॉल फूंक रहे हैं, मस्जिदें तक जला दी गई हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं क्या इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका है? कनाडा में भी देखिए प्रदर्शन हो रहा है, खमनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन क्या ट्रंप ईरान पर अटैक करने का प्लान बना चुके? यह जो मुलाकात हुई, ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात पिछले दिनों फ्लोरिडा में हुई। बताया गया खबरें कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमले का प्लान बताया है। कौन सा वो प्लान है और क्या ट्रंप उस प्लान को लागू करने वाले हैं? तैयारी हो चुकी है, प्लान बन चुका है, बस इंतजार है ट्रंप के सिग्नल का। जैसे ही अमेरिकी फौज को राष्ट्रपति का इशारा मिलेगा, ईरान पर बारूद बरसना शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने ठान लिया है
आज नहीं तो कल खमनेई को सत्ता से बेदखल करना है। इसलिए तो अमेरिका और इजराइल डबल प्लान पर काम कर रहे हैं। पिछले साल भी अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए थे। इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमलों से ईरान को दहलाया था। क्या नए साल में ईरान पर फिर बड़ा धमाका होने वाला है? अब आइए मैं आपको बताता हूं, ट्रंप के पास दो प्लान है। पहला क्या है और दूसरा क्या है। ये दोनों प्लान जो है, उस प्लान में क्या नेतन्याहू भी ट्रंप के साथ है? अमेरिका ईरान पर धावा बोलने के दो प्लान पर काम कर रहा है। पहला, अमेरिका का प्लान जो वहां की फोर्स ने बनाया है, यानी अमेरिकन फोर्स ने। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका खुलासा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी अधिकारियों ने संभावित हमलों का प्लान ट्रंप को बताया है कि कैसे कैसे हम हमला कर सकते हैं ईरान पर, क्या प्लान। अमेरिकी अधिकारियों ने संभावित हमले का जो प्लान ट्रंप को बताया, दावा ईरान पर हमलों के लिए ट्रंप को कई विकल्प दिए गए हैं। बाकायदा डिटेल में राष्ट्रपति ट्रंप को इस बारे में ब्रीफ किया गया है, जिसके बाद ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों के प्लान को फिलहाल ट्रंप ने हरी झंडी नहीं दिखाई, वो भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। यानी ट्रंप ने अभी ईरान पर हमले का अंतिम फैसला नहीं दिया है। ईरान पर अटैक का दूसरा प्लान इजराइल ने अमेरिका को दिया है। जब दिसंबर के आखिर में नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात की थी, दावा तभी फ्लोरिडा में नेतन्याहू ने ट्रंप को अपना प्लान बताया और इसमें बताया था कि ईरान पर कैसे बड़ा हमला कर सकते हैं। दोनों की मुलाकात के बाद ही ईरान में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। ईरान पर हमले की आशंका को लेकर इजराइल हाई अलर्ट पर है इस वक्त। शनिवार को ही नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री ने फोन पर बात भी की है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं। वजह एक है कि खमनेई अड़े रहे आखिर तक कि उन्हें परमाणु बनाना है। एक्सपर्ट बहुत से भी कहते हैं क्या इसीलिए ईरान में यह माहौल खराब हो रहा है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। ईरान बड़ी मुसीबत में है। मुझे लगता है कि लोग कुछ शहरों पर कब्जा कर रहे हैं। मैंने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि अगर वह पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो हम दखल देंगे। जरूरत पड़ी तो हम ईरान को बहुत जोर से मारेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति दो वजह से बयान देते हैं, एक दबाव बनाने के लिए और दूसरा क्या वाकई वो ऐसा करते हैं तब भी वो ऐसे बयान दे देते हैं, करने से पहले वो सोचते नहीं है। लेकिन इसकी तैयारी ईरान ने शुरू कर दी है। ईरान ने अपनी जो मिसाइल यूनिट है उसे एक्टिव कर दिया है। अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डा जो है ईरान का, उसे एक्टिव कर दिया गया। इसे मिसाइल सिटी भी कहते हैं। माना जाता है कि ईरान की ताकत उसकी मिसाइल और उसके ड्रोन है। इसलिए अभी जो माहौल बना हुआ है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसने अपनी सेना को, अपनी सैन्य ताकत को एक्टिवेट कर दिया है। दूसरी तरफ आपको याद होगा ईरान इजराइल पर अटैक कर चुका है। उसे अगर ट्रंप से बदला लेना होगा तो एक बार फिर, जैसे पहले उसने इजराइल पर अटैक किया, फिर इजराइल पर अटैक कर सकता है। उस वक्त की तस्वीरें जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए थे। तो अमेरिका का बदला खमनेई नेतन्याहू से लेंगे और उन्होंने अपनी सबसे सुप्रीम जो फोर्स है IRGC, कासिम सुलेमानी जिसका नेतृत्व करते थे कभी, उसे भी एक्टिवेट कर दिया गया है। अब देखिए अमेरिका की अपनी तैयारी है तो ईरान की अपनी तैयारी। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुली धमकी दे दी है। अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई पर हम पलटवार करेंगे, ईरान कह रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर कलीबाह ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों को लेकर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी सेना और इजराइल दोनों ईरान के निशाने पर होंगे। ईरान का इशारा अमेरिकी एयरबेस और इजराइल पर हमले का है। साथ ही कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी एक्टिव कर ली है। यह है वो मिसाइल सिटी। रहस्यमयी मिसाइल सिटी को ईरान की जान माना जाता है क्योंकि यह अंडरग्राउंड ठिकाने पहाड़ों के नीचे मौजूद हैं, जहां से दुश्मन पर मिसाइल हमला आसान और सुरक्षित माना जाता है।
ईरान के जखीरे में 3000 से ज्यादा एडवांस मिसाइलें, जिसमें खुर्रम शहर, फतेह 2, सज्जील 2 और शहाब 3 और जुल्फिकार जैसी मिसाइल शामिल है। और इन घातक मिसाइलों की रेंज 700 से 2500 किलोमीटर तक है। मिसाइलों के साथ खूंखार फोर्स, जिसे IRGC कहते हैं, यह ईरान की बहुत बड़ी ताकत है। IRGC यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है खमनेई को। इंटरनेशनल थिंक टैंक के मुताबिक IRGC में 2.5 लाख सैनिक हैं। ये ईरान की रेगुलर आर्मी से अलग लेकिन बहुत ताकतवर होते हैं। IRGC की खुद की थल सेना, वायुसेना, नौसेना और खुफिया यूनिट भी है। इसका काम इस्लामिक क्रांति की रक्षा और देश की संप्रभुता बचाना है। इसके अलावा तख्तापलट की कोशिशों को नाकाम करने का जिम्मा भी इसी IRGC पर है। IRGC की बासिज फोर्स आंदोलनों को कुचलने के लिए बहुत कुख्यात है। जरूरत पड़ने पर यह लाख लड़ाके जुटाकर सड़क पर भी उतर सकती है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ईरान के स्पीकर क्या कह रहे हैं और दूसरी फोर्सेस क्या कह रहे हैं। अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसे हमले की स्थिति में अमेरिकी सैन्य अड्डों, जहाजों और कब्जे वाले क्षेत्र यानी इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। अगर तुमने मिलिट्री अटैक किया तो हम करारा जवाब देने से खुद को नहीं रोकेंगे। संभावित हमलों की स्थिति में हम भी एक्शन लेंगे। मैं आपको और आपके क्षेत्रीय साझेदारों को चेतावनी देता हूं कि हमें हल्के में मत लेना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। यदि ईरान को निशाना बनाया गया तो अमेरिका और इजराइल को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम गाजा के प्रति यमन के लगातार समर्थन को भी दोहराते हैं। अब देखिए जरा ईरान में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब खमनेई के खिलाफ खड़े हुए हैं, खमनेई के समर्थन में भी वहां प्रदर्शन हो रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अयातुल्लाह खमनेई के हक में भी लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सभी धर्मनिष्ठ लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि हमें मस्जिदों और धार्मिक केंद्रों में इकट्ठा होना चाहिए। अगर आप आएं तो सभी परिवारों को अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर आना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ टेंशन और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रूस, चीन और ईरान एक साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। तो जो टेंशन बढ़ रही है, ये टेंशन क्या जंग का रूप ले सकती है। ईरान के पास भी अच्छी खासी ताकतवर सेना है और न सिर्फ सेना बल्कि अत्याधुनिक हथियार भी है। ये ईरान की सेना की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के पास जो सेना है वो दुनिया में नंबर 1 है और अमेरिका के पास जो अत्याधुनिक हथियार है, वैसे हथियार दुनिया में किसी देश के पास नहीं। लेकिन ईरान देखिए क्या करेगा। ईरान को अगर अमेरिका को मारना है तो उसके पास 2 रास्ते हैं। एक कि वो नेतन्याहू यानी इजराइल पर अटैक करे और दूसरा अमेरिका के जो एयरबेस बनाए हैं उसने दुनिया के दूसरे देशों में, उन एयरबेस पर अटैक करे जहां अमेरिका की सेना मौजूद है। अब देखिए वो एयरबेसेस हैं कहां पर, ये आप देख रहे हैं जो ईरान के नजदीक है, ये ईरान है। और ईरान के आसपास देखिए कतर में अमेरिका का बेस है, सऊदी अरब में अमेरिका का एयरबेस है, यहां फोर्स होती है। यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका का बेस है, बहरीन में बेस है, कुवैत में अमेरिकी सेना उस बेस में मौजूद होती है, इराक में और सीरिया में। यानी अगर ईरान को ट्रंप और उनकी सेना और अमेरिकी सेना पर अटैक करना है तो वो इन देशों में अटैक कर सकती है। आपको याद होगा कतर पर अटैक किया था अमेरिकन एयरबेस पर, और तब किया था जब ट्रंप उस जगह से कुछ वक्त पहले निकले थे, कुछ दिन पहले उसी जगह कतर में अटैक किया था ईरान पर। अब देखिए कि दोनों देशों की ताकत, बेशक अमेरिका की ताकत ज्यादा है लेकिन देखिए ईरान भी ताकत में कम नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊं अमेरिका और ईरान की ताकत क्या है। अमेरिका की सैन्य क्षमता जो है, यानी दुनिया में
सैन्य क्षमता के रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 है और ईरान 16 नंबर पर आता है। 16th पोजीशन है ईरान की। सक्रिय सैनिक देखिए, अमेरिका के पास 13,28,000 सक्रिय सैनिक हैं, ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास जो रिजर्व सैनिक हैं वो लगभग 8 लाख हैं और ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में देखिए, अमेरिका के पास 13,000 एयरक्राफ्ट है, यानी अमेरिका और ईरान की जो ताकत है वो जमीन आसमान जैसी है। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट है इस तरह के। इसके अलावा अमेरिका के पास लड़ाकू विमान 1790 है और ईरान के पास 188 लड़ाकू विमान है, यानी फाइटर जेट्स हैं। हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास 5,737 हेलीकॉप्टर हैं, ईरान के पास इसकी संख्या 128 है, जो बहुत कम है अमेरिका के मुकाबले। जमीन से लड़ाई करनी हो तो टैंक के मामले में अमेरिका कहीं आगे है। 4,657 टैंक्स अमेरिका के पास हैं, ईरान के पास 1,996 इस तरह के युद्धक टैंक हैं। बख्तरबंद वाहन जो जब जमीनी लड़ाई होती है उसमें इस्तेमाल होती है, 3,91,000 बख्तरबंद वाहन है और ईरान के पास 65,765 इस तरह के बख्तरबंद वाहन है। रॉकेट लॉन्चर, ये मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो अमेरिका के पास 641 हैं, ईरान के पास 1517 है इस तरह के रॉकेट लॉन्चर्स। नौसैनिक बेड़ा जिसमें छोटे बड़े सभी युद्धपोत आते हैं, अमेरिका के पास 440 हैं और ईरान के पास 107 नौसैनिक बेड़े हैं इस तरह के। पनडुब्बी, अमेरिका के पास 64 पनडुब्बियां और ईरान के पास 25 पनडुब्बियां हैं। ये दोनों मुल्कों की ताकत है। लेकिन परमाणु हथियार, वो परमाणु हथियार जिसके बाद दुनिया के सभी देश चुप हो जाते हैं। अमेरिका के पास 5,400 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और ईरान के पास 0। जिस परमाणु बम को बनाने की बात और जिद करता रहा है ईरान, उसके पास एक भी परमाणु बम नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब जुड़ रहे हैं। सहगल साहब, सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका की जो ताकत है, वो ताकत दोनों में कहीं अमेरिका की ताकत कहीं ज्यादा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जरा बताइए कि आखिर दोनों की जंग की परिस्थिति अगर बनती है, क्या वाकई जंग होगी? क्या अमेरिका अटैक करेगा या सिर्फ गीदड़ भभकी? ट्रंप क्या करेगा सिवाय ट्रंप के कोई नहीं जानता। वो मैवरिक है, आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं, लेकिन हमला करे या ना करे, जहाँ तक खमेनी का ताल्लुक है, में एक तभी के क्लोज चैप्टर है। अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में खमेनी का खात्मा अवश्य होगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आपने सुना क्या कह रहे थे सहगल साहब, लेकिन अब सवाल इस बीच ये है कि आखिर अब आगे की तैयारी क्या है, ईरान में क्या होने वाला है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ईरान में क्या रजा पहलवी आने वाले हैं, जिनके नाम पर ये सारा बवाल और विरोध हो रहा है कि वो आएंगे। अब मैं आपको बताऊं, क्या रजा पहलवी वाकई ईरान आएंगे? और ईरान आएंगे तो क्या खमनेई को हटाकर तख्त पर बैठेंगे? है कौन ये? खमनेई के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो गया। ईरान के क्राउन प्रिंस ने लोगों से आक्रामक होने की अपील की है। ये है वो क्राउन प्रिंस जो ईरान में रहते नहीं है। खमनेई ने प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से ईरान की सड़कों पर लोगों की भीड़ और बढ़ गई। पहलवी ने दावा किया कि खमनेई की सत्ता जल्द जाने वाली है, क्योंकि ईरानी सैनिकों ने भी खमनेई से बगावत कर दी है। हालांकि ईरानी सेना प्रमुख ने कहा है कि आयतुल्लाह खमनेई के नेतृत्व में सेना बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेगी, जबकि रजा पहलवी ने ऐलान किया है कि वो जल्द ईरान लौटने वाले हैं और ईरान से कट्टरपंथ को हटाकर लोकतंत्र स्थापित करेंगे। बता दें कि रजा पर प्रदर्शन की फंडिंग का आरोप लगता है। क्राउन प्रिंस रजा पहलवी इस वक्त अमेरिका में रहते हैं और वो लगभग 160 से 170 करोड़ की संपत्ति के मालिक भी हैं। दावा किया जाता है कि वो एक साथ कई बिजनेस भी चलाते हैं, साथ ही किताबों और सोशल मीडिया के जरिए भी पैसा कमाते हैं।
इस्लामिक क्रांति से पहले परिवार के पास अरबों की दौलत थी इनके, लेकिन ईरानी सरकार ने उनकी ज्यादातर संपत्ति हड़प ली। रजा पहलवी की शुरुआती पढ़ाई ईरान में ही हुई है। उसके बाद उन्होंने अमेरिका और मिस्र से यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है। वो फारसी, फ्रेंच, अंग्रेजी समेत कई भाषाएं जानते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रजा पहलवी क्या कह रहे हैं। मुझे रिपोर्ट मिली है कि इस्लामिक गणराज्य को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं मिल पा रहे। कई सुरक्षा कर्मियों ने अपने कार्यस्थल छोड़ दिए हैं और जनता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश को मानने से इनकार किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए तैयार रहने की घोषणा की है। मैं भी अपने देश लौटने की तैयारी कर रहा हूँ ताकि हमारी राष्ट्रीय क्रांति की जीत के समय में मैं आप सबके साथ हूँ, ईरान की महान जनता के बीच खड़ा रह सकूं। मुझे पूरा भरोसा है कि वह दिन अब बहुत करीब है। न सिर्फ रजा पहलवी के आने की बात हो रही है, बल्कि ईरान का झंडा बदलने की बात हो रही है। झंडा कैसा होगा देख रहे हैं, मौजूदा झंडा है वो, और ये है नया झंडा। मौजूदा झंडे में जो बीच में आप देख रहे हैं अल्लाह लिखा है, और दूसरी तरफ देखिए ये जो झंडा है इसमें एक शेर बना हुआ है, उसके हाथ में तलवार है। अब अलग अलग जगहों पर झंडे उतारे जा रहे हैं ईरान के। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं ईरानी दूतावास में एक शख्स चढ़ गया ऊपर, और चढ़ने के बाद उसने ईरान का झंडा हटा दिया है पुराना वाला। भाई आपको बताऊं दोनों झंडों में दरअसल फर्क क्या है। झंडा जो खमनेई के राज का है, और अगर रजा पहलवी आते हैं तो झंडा की शक्ल सूरत ऐसी होगी। सोशल मीडिया पर अब ईरान के झंडे को लेकर विवाद हो रहा है। दावा है कि ईरान का मौजूदा झंडा कट्टरपंथ की निशानी है, क्योंकि मौजूदा झंडे में 22 बार अल्लाह अकबर लिखा है। माना जाता है कि जब ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई तो ईरानी कैलेंडर के हिसाब से 22वें दिन तख्ता पलट हुआ, और इसी वजह से झंडे में 22 बार अल्लाह अकबर लिखा गया है। इसके बाद से इसे इस्लामिक शासन का चिन्ह माना जाता है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब कट्टरपंथ को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इसलिए जगह जगह शेर और सूर्य वाला नया झंडा लगाया जा रहा है। ब्रिटेन में प्रदर्शनकारियों ने ईरानी दूतावास का यह झंडा हटा दिया, और ईरानी प्रदर्शनकारियों ने ईरान से तानाशाही खत्म करने की वकालत की। दरअसल ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले यही झंडा हुआ करता था, ये जो झंडा जिसमें शेर और सूर्य के चिन्ह थे, लोग इसे अब वापस चाहते हैं। इस झंडे को स्वतंत्र ईरान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दावा है इस झंडे की कहानी 3000 साल से भी पुरानी है। इसमें शेर शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, वहीं सूरज पुरानी ईरानी धर्मों की दिव्यता का प्रतीक भी इसमें शामिल है। शेर के हाथ में जो तलवार है वो न्याय का प्रतीक मानी जाती है, साथ ही न्याय को दर्शाती है। पुराने झंडे में हरे रंग का भी एक खास और अलग महत्व है। इसके मुताबिक हरा रंग इस्लाम और विकास का प्रतीक है, और सफेद झंडे में सफेद रंग आपसी एकता और शांति का संदेश देता है। लाल रंग को साहस और देश के लिए बहाए खून का प्रतीक माना गया है। यह है इसकी खासियत। ईरान से आइए बाहर निकल कर आते हैं, देश की बात करते हैं। धुरंधर फिल्म आपने देखी है, गाना सुना, उसमें एक रहमान डकैत था। अब आपको मिलवाने जा रहा हूं असली रहमान डकैत से। भारत में ही एक रहमान डकैत पकड़ लिया गया है। रहमान डकैत जो भारत में पकड़ा गया, यह है वो हिस्ट्री शीटर रहमान डकैत गिरफ्तार हुआ। देखिए सर, रहमान डकैत को देश के 6 राज्यों की पुलिस खोज रही है। 6 राज्यों में वांटेड था, जिसमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र। इन राज्यों की पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। लेकिन देखिए जरा रहमान डकैत आखिर है कौन, और उससे पहले आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा डीसीपी क्राइम क्या कह रहे हैं।
राजू ईरानी अपने शौकों की वजह से वो और उसका भाई जाकिर दोनों पहचाने जाते हैं। ये लग्जरियस कार, लग्जरियस बाइक और घोड़े अपने पास रखते हैं और खुद अभी फील्ड में ना जाके अलग अलग लोगों से काम करवाते हैं। कौन सी गैंग कहाँ जाएगी, कौन से किस तरह से करेगी, ये डिसाइड करते हैं। फिर जो मुद्दा माल चोरी का आता है उसको आगे डिस्पोज करना, लोगों को जो पकड़े जाए उसको छुड़वाना, ये सारी चीज़ें राजू ईरानी डिसाइड करता था। अब आइए मैं आपको रहमान डकैत के बारे में बताऊं। कौन है रहमान डकैत? वो जो जेल के अंदर आप देख रहे हैं, असली वाला वो है। सूरत से जिस रहमान डकैत की गिरफ्तारी हुई है उसके और भी नाम है, जैसे आबिद अली, राजू। धुरंधर के बाद उसने रहमान डकैत से जुड़ी कई रील्स बनाई और इसी वजह से उसका नाम रहमान डकैत भी पड़ गया। रहमान का गिरोह 14 से ज्यादा राज्यों में एक्टिव था। सूरत में रहमान डकैत बड़ी वारदात के फिराक में था, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रहमान डकैत की गैंग अलग अलग तरीके से ठगी करती है। सीबीआई या नकली पुलिस अफसर बनकर लोगों से मिलते हैं और सुरक्षा जांच के नाम पर जेवर लेकर फरार हो जाया करता है। कई बार साधु का वेश बनाकर लोगों को ठगने का भी काम करता है रहमान डकैत। इसके खिलाफ लूट, डकैती, ठगी, अवैध कब्जे के भी आरोप हैं। दावा है रहमान डकैत कॉर्पोरेट स्टाइल में गैंग चलाता है, यानी अगर उसके गैंग का कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है तो उस सूरत में वो जमानत, वकील और परिवार की जिम्मेदारी भी उठाता है। हर वारदात में रहमान का बड़ा शेयर पहले से तय होता है। साथ ही इन्हीं पैसों के बदौलत वो ऐशो आराम की जिंदगी भी जीता है। रहमान डकैत के पास लग्जरी कारें, महंगी स्पोर्ट्स बाइक भी हैं और इसके साथ ही उसे अरबी घोड़े पालने का भी बहुत शौक है। ज्यादातर ये भोपाल के ईरानी डेरा इलाके में ही रहा करता है और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस की छापेमारी से पहले वहां से ये निकल भागता है जब पुलिस पहुंचती है, इसलिए अब तक पकड़ा नहीं गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात ठंड की करते हैं। ठंड न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में ठंड प्रचंड दिख रही। प्रचंड ठंड का कोहराम। सबसे पहले देखिए जरा, मैं आपको रूस की तस्वीरें दिखाऊं। रूस में ये बर्फबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या स्थिति है? बर्फीला तूफान। स्पेन लिए चलता हूं। स्पेन में देखिए जरा बर्फ का आलम। वहां भी बर्फीला तूफान नजर आ रहा है। अब देखिए जरा, यही हाल चीन में भी है। भयंकर बर्फबारी हो रही है और चीन के बाद आपको भारत की स्थिति भी बताऊंगा कि भारत में भी बर्फ का आलम क्या है। जम्मू कश्मीर में देखिए जरा, सब कुछ जम गया है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है? जिंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत और काबिलियत काफी नहीं है। धैर्य एक ऐसा हथियार है जो मुश्किल वक्त में हमेशा आपके काम आता है। आज से करीब 2000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने कहा था, प्रलय भिन्न मर्यादा भविंत किल सागर, मतलब समुद्र भी प्रलय आने पर अपनी मर्यादाएं लांघ देता है और किनारों को तोड़ता हुआ तबाही मचा देता है। लेकिन बड़े संकट और मुश्किल हालात में भी जो अपना धैर्य नहीं खोते, वही कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचते हैं। भगवान राम की जिंदगी में भी कदम कदम पर चुनौतियां आईं। जब राजा बनने का वक्त आया तब उन्हें वनवास जाना पड़ा। फिर वनवास के दौरान ही पत्नी सीता का हरण हो गया। रावण से युद्ध के दौरान भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, लेकिन उसके बाद भी भगवान राम ने कभी धैर्य नहीं खोया। धैर्य का मतलब वक्त और हालात की सही पहचान करना, यानी हड़बड़ी या जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने कहा कि मुश्किल वक्त में भी पहले मन को शांत करना चाहिए। इस तरह चाणक्य ने फंडा दिया, धैर्य इंसान को मानसिक शांति देता है और हालात के हिसाब से सही फैसले लेने की ताकत भी देता है।
तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।